हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। चैनल का नाम आप देख लीजिए, इंग्लिश प्राइम 21 के नाम से है। आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ऐसा टॉपिक होता है जो बेसिकली क्लास 8 या 7 से शुरू होकर के क्लास 12 तक चलता है। इसमें बच्चों की बड़ी शिकायत रहती है कि समझ में नहीं आता है, तो मैंने सोचा कि एक आपके लिए वीडियो हम तैयार करते हैं जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर कर देते हैं। तो आइए आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं कि डायरेक्ट नरेशन में क्या-क्या चेंजेस होते हैं, कैसे-कैसे होते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट नरेशन, सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में तो यही आता है ना कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन का अर्थ होता है स्पीकर स्टेटमेंट इज रिटन विद नो चेंज। स्पीकर के द्वारा बोले गए सेंटेंस को जब हम बिना किसी परिवर्तन के लिखते हैं अथवा बोलते हैं तो इसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे यहाँ हमने देखिए एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे है, ही सेज दैट, और सॉरी यहाँ लिया हुआ है, ही सेज दैट यू आर माई फ्रेंड। अब यहाँ ही सेज के बाद कॉमा किया गया, फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा किया गया है कि यू आर माई फ्रेंड। तो ही सेज वाले पार्ट को और यू आर माई फ्रेंड को दोनों को अलग अलग रखा गया है, जोड़ा नहीं गया है। तो अर्थात जब हम स्पीकर के स्टेटमेंट को बिना किसी परिवर्तन के साथ लिखेंगे या बोलेंगे तो ये आपका डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। और अब आपका अगला प्रश्न आएगा कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। देखिए, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, स्पीकर स्टेटमेंट इज रिटन विद सम नेसेसरी चेंजेस। आवश्यक बात क्या है कि स्पीकर के स्टेटमेंट को जब हम कुछ आवश्यक परिवर्तन के साथ लिखते हैं या बोलते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ये चीज़ आपको समझना है। अब एग्जाम्पल जो हमने ऊपर लिया था, ही सेज यू आर माई फ्रेंड, ये डायरेक्ट का था और हमने इसी को इनडायरेक्ट बना लिया है। ही सेज दैट ही इज माई सॉरी ही इज हिज फ्रेंड। अब ही सेज दैट ही इज हिज फ्रेंड, यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा ये था। इसको हमने दैट का प्रयोग करके जोड़ लिया है। ध्यान दीजिए, यहाँ यू था, यहाँ ही हो गया, यहाँ आर था और यहाँ इज हो गया, यहाँ माई है, यहाँ हिज हो गया। तो ये है नेसेसरी चेंज, ये है आवश्यक परिवर्तन। तो स्पीकर की स्टेटमेंट को जब हम सम कंपलसरी चेंजेस के साथ लिखते हैं, कुछ आवश्यक चेंजेस के साथ लिखते हैं, तो आपका वो इनडायरेक्ट नरेशन बन जाता है। अब इसमें थोड़ा सा और देखिए, ही सीज वाले पोर्शन को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको आप लोग रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इसका सही नाम क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच नाम है। और यू आर माई फ्रेंड, जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच माने ऑलरेडी किसी को सूचना दी गई है, कुछ बताया गया है। रिपोर्टिंग, जो पार्ट रिपोर्ट कर रहा है उसे रिपोर्टिंग वर्ब, और जो रिपोर्ट हो चुका है, बताया जा चुका है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो अब नरेशन को अगर आप फुली स्टडी करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो इसको हम लोग बांट लेते हैं कुछ पोर्शंस में, कुछ भाग में बांट लेते हैं। ये चीज़ यहाँ लिखी गई है। पहला भाग हमने कहा है पर्सन से रिलेटेड चेंजेस। अब पर्सन से रिलेटेड चेंजेस में क्या होता है, पर्सन्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को जब आप आगे बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसमें आप पाएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन 3 भागों में जाके बढ़ जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई, मी, माई, माइन, और इसमें वी आता है, वी, अस, आवर, आवर्स। ये कुल मिला के 8 शब्द हुए। ये 8 शब्द कैसे बदलते हैं, देखिए यहाँ लिखा है, फर्स्ट पर्सन एज फॉर सब्जेक्ट, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन्स को, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन्स को, फर्स्ट पर्सन्स का क्या मतलब है, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। ये 8 शब्द हैं। ये कहाँ आएंगे तो बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे। रिपोर्टेड स्पीच का क्या मतलब है, जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, इसमें जब ये आएंगे तब आप इनमें परिवर्तन करेंगे। ये चेंजेस कैसे होंगे,
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब फर्स्ट पर्सन इस वाले पोर्शन में आएंगे, कॉमा के भीतर आएंगे और बदलेंगे कैसे, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार बदल जाएंगे। अब आती है बारी सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन में यू होता है, यू होता है, योर होता है और योर्स होता है, ये चार शब्द होते हैं। तो यू, योर और योर्स इस सेकंड पर्सन से बदलते किसके अनुसार हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसी के नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। अब यहाँ एक चीज़ अपवाद आता है, एक्सेप्शन आता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के पास ऑब्जेक्ट हो ही ना तो क्या करेंगे, तो आप स्ट्रेट अवे इसको थर्ड पर्सन में बदल लेंगे, मतलब सेकंड पर्सन को आप थर्ड पर्सन में बदल लेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। और थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, ही शी इट और दे, ही शी इट और दे, चाहे ये चारों आ जाएं या इनके कोई फॉर्म्स आ जाएं, ही का हिज आ जाए, हिम आ जाए, शी का हर आ जाए, हर्स आ जाए, इट का इट या इट्स आ जाए, दे देम देयर देयर्स आ जाए, तो इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। अगला पॉइंट है टेंस रिलेटेड चेंजेस। ये टेंस रिलेटेड चेंजेस क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंसेस में परिवर्तन हम कैसे करते हैं। तो पहले आप ये समझिए कि परिवर्तन माने चेंजेस कब नहीं होते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया है, कोई हैबिचुअल फैक्ट आ गया है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ गया है, या कोई हैबिट आई हुई है, या कोई इतिहास की घटना आई हुई है, या कोई सार्वभौमिक सत्य जिसे हम मिस यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, तो ऐसी दशा में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने के बावजूद भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। आई होप समझ पा रहे हैं, क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा पढ़ाना है, तो इसलिए पहले हम ये बात कर रहे हैं कि कब आप टेंस नहीं बदलेंगे। याद रखिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। सेकंड, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया है, कोई हैबिट से संबंधित कोई एक्शन या तथ्य आ गया है, कोई प्रोवर्ब आ गई है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ गया है, तो हम उसे बदलेंगे नहीं। यूनिवर्सल ट्रूथ का क्या मतलब है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब राइजेज जो टेंस राइजेज में है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। हैबिचुअल फैक्ट क्या है, ही टेल्स लाई, या कहा जाए द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, ये हैबिचुअल फैक्ट, इसमें भी परिवर्तन नहीं होता है। कोई घटना आ जाए इतिहास की, जैसे महात्मा गांधी वाज किल्ड ऑन 30 जनवरी 1948, ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है, मतलब ऐतिहासिक घटना है, इसमें भी इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। प्रोवर्ब क्या है, जैसे 2 and 2 makes 4, तो ऐसा नहीं कि 2 2 4 कल होते थे आज नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी एक फैक्ट है जो बदलता नहीं है। तो इन दशाओं में आप टेंस को बदलेंगे नहीं। इसके बाद आप कैसे बदलते हैं, अगर ये चारों चीज़ें नहीं हैं तो कैसे बदलते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए। अगर पेन पेपर लिए हो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं थी इसलिए मैं लिख नहीं पाया। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट करस्पॉन्डिंग चेंज होता है, क्योंकि इस वीडियो को बहुत बच्चे देखेंगे, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट भी हैं, कुछ एवरेज भी होंगे, तो इसको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ। ओरल ही आप पेन पेपर लिए हो तो बहुत आसानी से नोट कर लीजिए। एक टर्म यूज कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग चेंजेस करते हैं। करस्पॉन्डिंग चेंजेस क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। ये प्रेजेंट की बात हुई। पास्ट के दो ही टेंस बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है और पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस में कोई बदलाव नहीं होता, आपको देखना ही नहीं, जो टेंस है सेम लिख देना है। फ्यूचर में चले, देखिए फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो विल या शैल से शुरू होती है। विल या शैल, तो विल का वुड कर देना है, शैल का शुड। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट आई है तो शैल आया होगा, और आई को मान लीजिए आपने चेंज किया और ही में चला गया तो वहाँ शुड ना होके उड हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ,
आई और वी के साथ में जनरली हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। ये तो एक्टिव में सॉरी मतलब डायरेक्ट नरेशन में होता है, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आई बदल जाता है। सब्जेक्ट जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। मान लीजिए आई का ही हो गया, तो वहाँ पे शैल का शुड होना चाहिए था, लेकिन वो ही की वजह से उड हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। और फ्यूचर में बाकी और कोई बदलाव होता नहीं है, विल का वुड और शैल का शुड करते हैं। तो ये टेंस चेंजेज हो गया। टेंस के बाद मॉडल्स में हमारे पास दो मॉडल्स और बच रहे हैं, कैन का कुड करते हैं और मे का माइट कर देते हैं। क्योंकि कुल 13 मॉडल्स होते हैं, 13 में दो तो आप सीख ही लिए थे, विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट और कैन का कुड कर देते हैं। इन 4 मॉडल्स के अलावा किसी भी मॉडल में बदलाव नहीं होता, वो एज इट इज़ लिखे जाते हैं। अब देखिए, तो हम लोगों ने पहला पॉइंट सीखा, दूसरा सीखा, तीसरे में देखिए क्या है, असर्टिव सेंटेंस। तो नरेशन में अगर रिपोर्टेड स्पीच में मतलब जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है, अगर वो असर्टिव सेंटेंस है, सेंटेंस को पहचानना है नरेशन बनाते समय, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस के नेचर को पहचानना है कि वो सेंटेंस असर्टिव है, इंट्रोगेटिव या क्या है। तो अगर असर्टिव आता है तो आपने पहचान लिया कि यहाँ असर्टिव आया हुआ है। अब सेड, अगर सिर्फ सेड आया है, से आया है या सेज आया है तो हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। और यदि सेड टू आया है तो टोल्ड में, से टू आया है तो टेल में, सेज टू आया है तो टेल्स में बदल देते हैं। और ध्यान रहे कि असर्टिव सेंटेंस होने पे कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं। अब सेंटेंस देखिए, यहाँ हमने एक लिया हुआ है, एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ, देखिए, ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का भाग देखना है और आप पहचान रहे हैं कि ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें एसवीओ का सीक्वेंस होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो अब आप देखिए, असर्टिव पहचान लिए तो सेड टू को आपने टोल्ड में कर दिया, तो ही टोल्ड मी, इसके बाद आपने कॉमा हटाया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपने दैट लगा लिया। यू देखिए सेकंड पर्सन है, ध्यान दीजिए, यू सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन बदलता कैसे है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यू का मी के अनुसार आई हो गया। यहाँ आर है तो यहाँ वाज हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी तो इज एम आर का वाज वर हो जाता है, तो यहाँ वाज हो गया। माई फर्स्ट पर्सन है, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। कैसे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ ही है तो इसीलिए क्या हो गया है, हिज हो गया है। और फ्रेंड में कोई चेंज नहीं हुआ है। आई होप समझ रहे हैं आप। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप जानते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस आर नो टाइप। यस आर नो टाइप सेंटेंस क्या होता है, वह सेंटेंस होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जिसका आंसर या तो यस में आता है या फिर नो में आता है। जैसे आर यू माई फ्रेंड, तो आप कहेंगे यस या नो। डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखते हैं, या तो आंसर होगा या तो यस होगा या तो नो होगा। तो ऐसी दशा में ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर या तो यस होगा या नो होगा, उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं यस आर नो टाइप सेंटेंस। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा के भीतर, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर यदि यस आर नो टाइप सेंटेंस आया है तो कनेक्टिव इफ लगेगा या वेदर लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। और उसी प्रकार से अगर डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस आया है तो सेम क्वेश्चन वर्ड को हम कनेक्टिव बना देते हैं, उसी को हम बना के जोड़ देते हैं। अब इसमें देखिए, सेड या सेटू आया है तो आस्क्ड कर देंगे। सेड या सेटू को तो आस्क्ड में हो सकता है, नीचे कम दिख रहा हो तो आप ध्यान से देखिएगा। से या सेटू आया है तो आस्क में बदल देंगे, और सेज या सेज टू आया जो सबसे नीचे लिखा है तो आस्क्स में बदल देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ लिया हुआ है, ही सेड डिड ही कॉल मी। अब डिड ही कॉल मी देखिए, ये यस आर नो टाइप सेंटेंस है, ये यस आर नो टाइप है। डिड ही कॉल मी, क्या उसने मुझे बुलाया, इसका उत्तर या तो यस होगा या तो नो होगा। तो ऐसी दशा में आप देखिए, जब यस या नो होगा तो हमें कनेक्टिव इफ या वेदर लगाना है, जो कि यहाँ लगा हुआ है। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड को हमने किस में बदला है, आस्क्ड में बदल दिया है। तो ही आस्क्ड इफ लगाए। ध्यान रखना, इफ या वेदर के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा। आप लोग यहाँ गलती करते हो,
इफ़ या वेदर के बाद यहाँ आपको तुरंत सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट आपने लगा लिया, अब डिड से पहचानिए कौन सा टेंस था। डिड यहाँ है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट था। मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि पास्ट इंडेफिनिट होने पे पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो इफ़ यहाँ पे देखिए गलत लिखा हुआ है, रॉन्ग लिखा हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट है तो किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में। यहाँ होना चाहिए क्या? आप लोग समझ रहे हैं, इफ़ ही हैड कॉल्ड, इफ़ ही हैड कॉल्ड, और यहाँ मी है तो क्या हो जाएगा? हिम। समझ पा रहे हैं ना? आई होप फिर से इसको रिवर्स करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और डब्ल्यू एस टाइप देखिए, डब्ल्यू एस टाइप का मतलब है जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। ही सेड हु विल हेल्प हर। अब सेड है तो हमें किस में बदलना है? आस्क्ड में थी, आस्क्ड। अब हु को यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड था, यहाँ हमने कंजक्शन बना लिया। अब हु के साथ में ऐसा नहीं कि हु के तुरंत बाद में सब्जेक्ट आएगा, हु के साथ में हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। थी आस्क्ड हु वुड हेल्प हर। अब यहाँ पे देखिए हर, हर कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में बदलाव नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंसेस जिसमें हम क्या देते हैं? ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं, एडवाइस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज या बेग्ड करते हैं, फॉरबिड करते हैं, प्रपोज्ड करते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें आदेश, सलाह, रिक्वेस्ट आदि की जाती है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आप ध्यान रखिए कि इसकी एक विशेषता होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ये चीज़ आप नोटिस करिएगा, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, या तो फिर किससे शुरू होगा? ये डू नॉट से शुरू होगा। कौन सा सेंटेंस? ये इम्परेटिव सेंटेंस। तो अगर इम्परेटिव सेंटेंस आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है? इन्वर्टेड कॉमा के भीतर। ये दिमाग में बना के रखिए, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर अगर इम्परेटिव सेंटेंस आया है और उसमें ऑर्डर दिया गया है तो आपको सेड या सेड टू को किस में बदलना है? ऑर्डर्ड में या कमांडेड में। अब देखिए यहाँ थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा, ऑर्डर्ड में या कमांडेड में कब बदलेंगे? ऑर्डर्ड और कमांडेड में थोड़ा सा अंतर है। ऑर्डर्ड का मतलब जैसे एक ऑफिसर प्यून से कहता है जाओ पानी लाओ, ये करो वो करो, ये ऑर्डर है। कमांडेड क्या है कि जहाँ आप ऑर्डर को टाल ना सके, बात समझ रहे हैं ना? जहाँ आप ऑर्डर को मानने के लिए विवश हैं वहाँ पे हम कमांडेड लगाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा हुआ कहाँ ऐसा होता है? जैसे मान लीजिए आप आर्मी में हैं और आपके मेजर या कर्नल ने कहा कि गो फॉरवर्ड एंड कीप ऑन फायरिंग। उसने आपसे कहा आगे बढ़ो, फायरिंग जारी रखो। अब आपके पास वहाँ कोई नानुकुर नहीं हो सकता है, आप चाहें तो पीछे हट जाएं, हो ही नहीं सकता है। आप वहाँ आदेश को मानने के लिए विवश हैं, ये कमांडेड है, तो वहाँ हम ऑर्डर नहीं करेंगे, कमांडेड शब्द लगाएंगे। तो ऑर्डर में क्या है कि ऑफिसर ने प्यून से कहा कि पानी लाओ, वो कहेगा नहीं लाएंगे, हम जा रहे हैं, रिजाइन करके चले जा रहे हैं, ऑफिसर कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वहाँ पर आप बाध्य हैं, जहाँ बाध्य होंगे वहाँ कमांडेड शब्द लगेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर सलाह दी गई है तो एडवाइस लगाना है या सजेस्टेड लगाना है। सजेस्टेड के साथ में टू लगाना नहीं भूलिएगा आप लोग, सजेस्टेड के साथ टू लगाते हैं। अगर निवेदन है, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड। अर्ज्ड है, अगर कोई साधु संत आपसे कुछ उपदेश टाइप में दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है तो अर्ज्ड। बेग्ड का मतलब होता है अति विनम्र निवेदन के लिए हम बेग्ड का प्रयोग करते हैं। और यहाँ हम इन सबके साथ में कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए। किसको जोड़ने के लिए? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर सेंटेंस डू नॉट से शुरू हुआ है तो फॉरवर्ड में बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। किसमें? फॉरवर्ड में। और यदि सेंटेंस लेट्स से प्रारंभ हुआ है तो हम प्रपोज्ड में बदलते हैं। दो चीज़ें हैं, सेंटेंस अगर डू नॉट से शुरू हुआ है तो फॉरवर्ड में बदलेंगे, टू से जोड़ेंगे। अगर लेट्स से शुरू हुआ है, लेटस जिसे कहते हैं, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड में बदल देंगे। और प्रपोज्ड में बदलने के बाद यहाँ दो चीज़ें हैं, दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग आप करेंगे, फिर आप सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि दैट दे शुड या दैट वी शुड कब होगा? दैट दे शुड उस समय होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन होगा
तो दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन होगा तो दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे, उसके अलावा कोई होगा तो दैट दे शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखें लिखा है कि नहीं लिखा है। लिखा है, एक एग्जाम्पल यहाँ जगह थी, मैंने लिखा हुआ है, ही सेड टू द प्योन गो देयर। तो उसने प्योन से कहा कि वहाँ जाओ। अब यहाँ ऑर्डर्ड है, देखिए यहाँ ऑर्डर लग गया, ही ऑर्डर्ड द प्योन। अब कनेक्टिव हमने क्या लगा लिया है, टू लगा लिया, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब आगे के एग्जाम्पल अभी हम इरेज करके लेते हैं और फिर आप समझिएगा। अब एक बार आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, हम हट जा रहे हैं, कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हमें इरेज करना होगा, इरेज करके तभी हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इसको कॉपी कर लिए हैं और अब हमें कुछ न कुछ चीज़ें यहाँ इरेज करनी होगी। हम शुरुआत में इरेज कर रहे हैं। देखिए यहाँ थोड़ी सी जगह है, हम लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ आपने देखा ही ऑर्डर द प्यून टू गो देयर, ये ऑर्डर हो गया, एडवाइज है। इसके बाद एडवाइज, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि राम सेड, इसके बाद कहा जाए हेल्प द पुअर। अब देखो यहाँ पे राम सेड हेल्प द पुअर, यहाँ क्या है, यहाँ एडवाइज है। क्या है, एडवाइज है। तो अब आप देखो, आप क्या करेंगे, राम एडवाइज्ड, क्या लिखेंगे आप, राम एडवाइज्ड, यहाँ लगाएंगे टू, इसके बाद हो जाएगा हेल्प द पुअर। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब आप लोग कंजक्शन, किसी भी कंजक्शन का प्रयोग, दैट का प्रयोग करें, इफ़ का करें, वेदर का करें या टू का प्रयोग करें, तो आपको यहाँ जो भी वर्ड आए, मीन्स जो भी शब्द का पहला लेटर होगा ना, वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ये आप लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ऐसे ऐसे, ये वाला हेल्प नहीं लिखेंगे, ये वाला एच नहीं लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हेल्प द पुअर। इसके बाद आप देखिए क्या है कि अर्ज्ड है, बेग्ड है, इसका प्रयोग भी कोई साधु संत कुछ कह रहा है तो आप करेंगे। बेग्ड का प्रयोग हम स्पेशली निवेदन में वहाँ करते हैं जहाँ हाथ जोड़कर निवेदन किया जाता है। जैसे आप अपने दोस्त से कहिए कि प्लीज़ गिव मी अ पेन, और कोई बेगर आपके यहाँ आ जाए और कहे कि प्लीज़ गिव मी समथिंग समथिंग टू ईट, तो दोनों के रिक्वेस्ट में क्वांटिटी में अंतर होगा। जहाँ अति विनम्र निवेदन होगा वहाँ बेग्ड का प्रयोग कर देंगे। फॉरबिड का प्रयोग देखिए, जैसे कहा जाए ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू करें, डोंट, इसके बाद रन ऑन द रोड, डोंट रन ऑन द रोड। अब ये सेंटेंस किससे आ गया है, डोंट से बन के आया है। तो आप क्या कर देंगे, इसमें आप कर सकते हैं ही फॉरबेड टू रन, टू रन ऑन द रोड। समझ पा रहे हैं आप लोग, उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। अगर आप इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप क्या बनाएंगे, ही एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड। अब यहाँ हो जाएगा नॉट टू, नॉट टू, देख लीजिए, नॉट टू रन ऑन द रोड। समझ पा रहे हैं ना। तो आप चाहे एडवाइज्ड का प्रयोग करिए, अगर कहीं ऑर्डर दिया गया है, जैसे कोई ऑफिसर किसी अपने सबॉर्डिनेट को बोल रहा है कि तुम ऐसा मत करो, तो वहाँ ऑर्डर लगा देंगे। ऑर्डर लगा देंगे तो ऑर्डर लगाने के बाद भी नॉट टू का प्रयोग करेंगे। तो इस झंझट से आपको बचने के लिए आप सीधा फॉरवर्ड लगाइए, आसान रहेगा आपके लिए। हमेशा फॉरवर्ड लगाइए, टूल्स लगा के जोड़ दीजिए। फिर इसके बाद अगला देखिए क्या लिखा है, प्रपोज्ड, यहाँ लिखा है ना प्रपोज्ड। लेट्स वाले एक सेंटेंस को लेते हैं, जैसे लेट्स वाले, जैसे कहा जाए कि ही सेड। आप लोग जैसे लंच होता है या कोई पीरियड होता है दूसरा तीसरा, तो आप लोग कहते हैं चलिए पानी पीने चलते हैं। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, एक बार ले लीजिए, आप लोग कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आप लोग जैसे कहते हैं कि चलिए पानी पीने चलते हैं, आपस में कहते हैं नहीं कहते, या चलिए टॉयलेट चलते हैं, तो आप ऐसे बोलेंगे उस सेंटेंस को इंग्लिश में कि मान लीजिए ही सेड या शी सेड, जो भी कहना चाहते हैं, ही सेड। इसके बाद आप कहते हैं लेट्स टेक वाटर, लेट्स टेक वाटर। ये देखिए लेट्स से बन के आ गया है, किससे, लेट्स से। अब जब सेंटेंस लेट्स से बन के आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदलेगी, प्रपोज्ड में। तो आप क्या लिखेंगे, ही प्रपोज्ड, ही प्रपोज्ड दैट। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन है ना,
तो यहाँ हो जाएगा दे। ये चीज़ मैंने आपको वहाँ बताया था, दैट दे शुड। यहाँ क्या लिखेंगे, टेक, और यहाँ क्या होगा, वाटर, दैट दे शुड टेक वाटर। ठीक। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे लेट के बाद मी आया है तो आप रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, किसमें, रिक्वेस्टेड में। और लेट के बाद अगर लेट प्लस आपको हम कहें कि थर्ड पर्सन्स का प्रयोग हुआ है, थर्ड पर्सन्स का, तो यहाँ पे सदैव ऑर्डर होता है। ये चीज़ आप समझिए, जो कंपटीशन के लिए आप बैच पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप में से कुछ लोग कंपटीशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है एक चीज़ यहाँ पे कि अगर लेट के बाद मी आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड में जाएगी, और अगर लेट के बाद थर्ड पर्सन आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड में जाएगी। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे ही सेड, इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कहें अगर कि लेट मी गो, लेट मी गो। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट है, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। अब लगाएंगे टू, अब यहाँ क्या करेंगे, लेट, और मी है तो क्या होगा, हिम, और यहाँ होगा गो, टू लेट हिम गो। समझ पा रहे हैं ना। अगर यहाँ मैंने क्या कहा, लेट प्लस थर्ड पर्सन आ जाए, जैसे कहा जाए कि ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कर लेते हैं, लेट देम, लेट देम, आगे कहें लेट देम कंप्लीट देयर वर्क। अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ मैंने आपसे कहा ना कि लेट के बाद अगर थर्ड पर्सन आ जाए, यहाँ देखिए लेट के बाद अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो फिर आपको रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना है, आई होप समझ रहे हैं आप, ऑर्डर्ड में। तो आप लिखेंगे ही ऑर्डर्ड, अब यहाँ हो जाएगा टू, और यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि टू लेट देम कंप्लीट देयर वर्क। समझ पा रहे हैं ना। तो ये है इम्पेरेटिव का, और इसको नोट करते जाइएगा, जैसे जैसे आप सुन रहे हैं ना आप वैसे वैसे नोट करते जाइएगा बेटा, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। आइए आगे बढ़े हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसे हम इच्छा सूचक वाक्य हिंदी में कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें हम इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप, प्रेयर, एक शब्द यहाँ और आता है जिसे हम बेड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेड। जैसे आपसे किसी ने कहा हेलो, गुड मॉर्निंग, या गुड इवनिंग, या नमस्ते किसी ने कहा, तो वेड कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, वेड। और इसकी विशेषता क्या होती है, ये हमेशा शुरू किससे होते हैं, में से। ये ध्यान रखना आपको। एग्जाम्पल अगर लेते हैं, जैसे ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करें, और कोई आपसे कहे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब देखो यहाँ आशीर्वाद है, ये सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, मे से। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा मे से शुरू होता है, और इसमें क्या क्या है, इच्छा मतलब विश, ब्लेस, ब्लेसिंग, कर्स, और प्रेयर, ये चीज़ें आप में इसमें आती हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही ब्लेस्ड, ही ब्लेस्ड दैट। अब यहाँ यू है तो यहाँ पे चाहे ही ले लीजिए या आई ले लीजिए, आई लेंगे तो यहाँ आपको मी मानना होगा, यहाँ मी मानना होगा। ही ब्लेस दैट आई, अब मे का क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था माइट, और यहाँ क्या हो जाएगा, लिव, और यहाँ होगा लॉन्ग। समझ पा रहे हैं ना। जैसे उसी तरीके से है प्रेयर का, जैसे कहा जाए द प्रीस्ट सेड। देखिए बहुत बार ऐसा होगा ना कि प्रेयर में और ब्लेस में अंतर करना बहुत कठिन हो जाएगा, तो प्रेयर में और ब्लेस में अंतर ना कर पाने की स्थिति में आप चाहे प्रेयर पे जाइए चाहे ब्लेसिंग पे जाइए। जैसे कहा जाए कि मे यू गेट सक्सीड, मे यू गेट सक्सीड। अब देखिए प्रीस्ट ने कहा है और उसने आशीर्वाद दिया है या प्रार्थना किया है। अब इसमें चीज़ें बहुत कठिन हो जाती है यहाँ पे कि आशीर्वाद है या प्रार्थना है, तो आप चाहे जो भी लगा लीजिए, उस सेंटेंस आपका ठीक माना जाएगा। द प्रीस्ट प्रेड दैट, यहाँ फिर आई, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइट
इसके बाद क्या हो जाएगा, गेट, मे यू गेट सक्सेस होना चाहिए भाई, यहाँ पे मे यू गेट सक्सेस होना चाहिए, ठीक। तो दैट आई माइट गेट सक्सेस। आई होप समझ रहे हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कहा जाए कि मोहन सेड टू मी, टू मी, आगे उसने कहा कि गुड मॉर्निंग। अब आप देखो क्या हो जाएगा इसका, मैंने आपको बताया बेड का प्रयोग करेंगे। आप लिखेंगे मोहन बेड में गुड मॉर्निंग, ऐसे आप कर देंगे तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और सेंटेंस थोड़ा सा एक और कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन एक ही वीडियो में आप पूरा कर डालिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिसे हम विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मय बोधक वाक्य, विस्मय बोधक का मतलब द सेंटेंस दैट इज यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स यूजिंग इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस का प्रयोग करके हम सडन फीलिंग को बताते हैं, जिसमें आश्चर्य हो सकता है, जिसमें सर में सारो या ग्रीफ हो सकता है, जॉय या हैप्पीनेस हो सकता है, और प्रशंसा का भाव हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस हमेशा जो है इंटरजेक्शन से शुरू होते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, देखिए इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भाव के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के सेंस के आधार पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं, या फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में आश्चर्य का भाव होने पे एक्सक्लेम्ड विद सारो या ग्रीफ में भाव के अकॉर्डिंग हम बदल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए उसने ही सेड, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा करते हैं एलास, आगे करते हैं ही इज़ डेड, ही इज़ डेड। अब आप देखो बोर्ड पे ध्यान से, ही सेड एलास ही इज़ डेड। अब यहाँ पे देखिए एलास का मतलब क्या है, दुख है। एलास का मतलब क्या है, दुख है। तो आप क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड, और एक्सक्लेम्ड के साथ में क्या लगाएंगे, ए वाला लगाएंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद शारो, ही एक्सक्लेम्ड विद शारो। इसके बाद आप देखिए दैट कनेक्टिव लगाएंगे, यहाँ कहीं दैट लिखा होगा, यहाँ लिखा है कनेक्टिव, आप दैट का प्रयोग कर रहे हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट। अब यहाँ पे एलास खत्म हो गया, ही आया, ही थर्ड पर्सन बदलेगा नहीं, इज है तो क्या हो जाएगा, वाज, और यहाँ डेड हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद कभी कभी सेंटेंस आता है जैसे ही सेड, व्हाट या हाउ से बन के आता है, हाउ नाइस हर ड्रेस इज, ऐसा सेंटेंस आ गया। तो व्हाट या हाउ से भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे आश्चर्य है तो आप लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड। देखिए अगर आप सिर्फ इतना लिखते हैं ही एक्सक्लेम्ड, तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सेंस इसमें और क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट दैट हर ड्रेस वाज वेरी नाइस। यहाँ वेरी अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। ये नाइस जो आपका एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव है, इसके पहले एडवर्ब वेरी आ जाएगा, इसको इसके महत्व को, इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। अगर वर्ड से बन के आए तो यहाँ ध्यान रखना है आ वेरी हो जाता है। उसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, इसको कॉपी करिए फिर एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए सिर्फ वर्ड से लेते हैं, आप लोग मैसेज देखते हैं ना। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि रमन सेड, रमन रमन सेड। आप लोग मैसेज देखते हैं, जब कोई बहुत अच्छा शॉट लगता है तो आप लोग क्या कहते हैं कि व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो, आप कह रहे हैं कि रमन, इसके बाद आप कह रहे हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब यहाँ इट लाना होगा, इट वाज अ
ग्रेट, या आप जो भी यहाँ वर्ड लगाना चाहते हैं, फैंटास्टिक या मार्वेलस या नाइस या ग्रैंड, जो भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। ये ध्यान रखना है इट वाज अ वेरी, यहाँ देखिए वेरी मिस हो गया था, आपको लगाना है दैट इट वाज अ वेरी, यहाँ आ वेरी नहीं बोलना है क्योंकि ये किससे शुरू हुआ है, वाट से। तो वाट से आने पे आ वेरी प्लस एडजेक्टिव, और हाउ से आने पे सिर्फ वेरी, आ नहीं लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि रमन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ वेरी ग्रेट शॉट, वेरी ग्रेट शॉट, फैंटास्टिक शॉट, या जो भी आप इसमें से कुछ भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। ठीक है। अगर सेंटेंस ब्रेबो से बन के आ गया है, ब्रेबो से, तो अपलाडेड का सेंस होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हैं, ब्रेबो यू हैव डन वेल। ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है द टीचर सेड ब्रेबो यू हैव डन वेल। अब इसमें देखिए क्या है कि ब्रेबो आ गया है, तो आपको क्या लिखना है, द टीचर अपलॉडेड, द टीचर अपलॉडेड। अपलॉड माने क्या होता है जानते हैं, प्रशंसा करना। द टीचर अपलॉडेड दैट ही, यू माने यहाँ पे है नहीं कुछ, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ही में बदल देंगे, ही हैव डन है तो क्या हो जाएगा, हैड डन, हैड डन, इसके बाद हो जाएगा वेल। ठीक, तो ये तो रहा नरेशन का लगभग हिस्सा। और कुछ चीज़ें और हैं जो दिस का दैट कर देते हैं। नियरनेस, जो शब्द नियरनेस शोइंग वर्ड्स जो होते हैं, समीपता को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनको भी बदलाव करते हैं। दिस का दैट, दिस का दोज आप लोग जानते हैं, कम का गो हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, स्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है या द लास्ट डे भी हो जाता है। इसके बाद द टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे हो जाता है। टुडे का दैट डे हो जाता है, दस का सो हो जाता है, टू नाइट का दैट नाइट हो जाता है, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक हो जाता है। तो ये रहा नरेशन का। आप अगर क्लास 9 में हैं, 8 में हैं, 10 में हैं, 11 में हैं या 12th में हैं, या आप किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछ लिए जाते हैं। तो आप, मुझे लग रहा है कि आप चैप्टर को समझ गए होंगे। ये हमारा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करिए, इंग्लिश प्राइम 21 ये चैनल है। इस पर हम आज से ही क्लास को शुरू किए हुए हैं, और क्लास 12th का हो, 11th का हो, 9th को या 10th का हो, ग्रामर हमारा उद्देश्य है कि हम पूरा लिटरेचर और ग्रामर सिलेबस इसी साल दिसंबर तक पूरा कर देंगे। आप इसको देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।